हेलो स्टूडेंट्स, मैं राकेश कुमार, पीजीटी केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल दौलेला, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। स्टूडेंट्स, अभी तक आपने कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक पढ़ाई की है। आपकी पढ़ाई में कुछ व्यवधान भी आए। पिछले कुछ वर्षों से आपकी पढ़ाई जैसी चलनी चाहिए थी वैसी नहीं चली है, लेकिन आपको हार नहीं माननी है। अगर आपकी कोई कमजोरी रह भी गई है तो आप उस कमजोरी को दूर करिए। और अब क्योंकि आप कक्षा 9 में आए हैं, कक्षा 9 एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। इस कक्षा में आपको न कि पिछली जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करना है, बल्कि आपको कक्षा 9 में भी अच्छा करके दिखाना है। आपको अपने अध्यापकों से मिलकर के एक अच्छा तालमेल बिठा करके पढ़ाई करनी है, क्योंकि अभी सत्र की शुरुआत है। तो सत्र की शुरुआत से ही आप अपनी पढ़ाई के प्रति गंभीर हो जाएं। आज मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि कक्षा 9 की जो पढ़ाई है वो क्यों महत्वपूर्ण है और इस कक्षा में आप कौन कौन से विषयों का अध्ययन करेंगे। देखिए, यहां पर हमारा जो आज का मुख्य विषय रहेगा कक्षा 9 का संक्षिप्त परिचय। कक्षा 9 में जैसे ही आप आते हैं तो आपकी जो मान्यता है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के द्वारा है, या जो मॉडल संस्कृति स्कूल्स हैं उनका जो एफिलिएशन है वो सीबीएसई से है। मान्यता चाहे हरियाणा बोर्ड की हो चाहे सीबीएसई की हो, पुस्तकें एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित की गई हैं। आपकी जो पुस्तकें हैं वो एनसीईआरटी के द्वारा ही निर्धारित हैं। हम यहां पर बात करते हैं कि हमारे मुख्य विषय कौन कौन से हैं। देखिए, जब आप कक्षा 9 में प्रवेश लेते हैं तो आपके लिए कुछ सब्जेक्ट हैं जिनका पढ़ना अनिवार्य है। जैसे सबसे पहले आप जो मुख्य भाषाएं होती हैं हिंदी, इंग्लिश, इनका अध्ययन करते हैं। इसके अलावा आपके पास कुछ और विषय भी होते हैं, जैसे गणित हो गया, सामाजिक हो गई और विज्ञान हो गया। एक सब्जेक्ट आपके पास ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में होता है, वैकल्पिक विषय जिसको कहते हैं, वह है या तो फिजिकल एजुकेशन, शारीरिक शिक्षा, संस्कृत हो गई, या अन्य विषय भी आप इसमें जैसे कंप्यूटर साइंस है, एग्रीकल्चर है, म्यूजिक है, आप वैकल्पिक विषय के रूप में चयन कर सकते हैं। तो आपके प्रमुख विषय कौन कौन से हो गए हैं? हिंदी, इंग्लिश, विज्ञान, सामाजिक और गणित। इसके अलावा एक वैकल्पिक विषय। आपको यहां पर कुल 6 विषयों का अध्ययन करना होता है। इन 6 विषयों में से भी आज हम बात करेंगे कौन से विषय की? विज्ञान विषय की। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान विषय की, कि कक्षा 9 के अंदर जो हमारा विज्ञान विषय है उसके अंदर कौन कौन से अध्याय आते हैं, अर्थात किन किन अध्यायों का हम यहां अध्ययन करते हैं और उन अध्यायों में क्या क्या उपविषय हैं, अर्थात टॉपिक्स हैं, हम इनके बारे में जानेंगे। देखिए, हम विज्ञान की जो पुस्तक है, जैसा मैंने बताया, अगर हमें खरीदनी है तो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी या सीबीएसई द्वारा बताई गई हैं, उन्होंने जो पुस्तकें हमें अनुमोदित की हैं उन्हीं का हमको प्रयोग करना है। और हमें याद रखना है कि इन बोर्ड ने हमें एनसीईआरटी के द्वारा आयोजित या मुद्रित बुक जो है उन्हीं का प्रयोग करना है। देखिए, विज्ञान की जो पुस्तक है इसके अंदर कुल 15 अध्याय हैं। यह जो 15 अध्याय हैं यह अन्य वर्गों में वर्गीकृत नहीं है, बल्कि ये सारे मिक्स रूप से एक जगह मौजूद हैं।
ये 15 अध्याय कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं 15 अध्याय कौन कौन से हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि 15 अध्याय कौन कौन से हैं। हम इन सभी अध्यायों को 3 वर्गों में बांट सकते हैं। वह कैसे बांट सकते हैं? हम इनको 3 मुख्य वर्गों में बांट सकते हैं अगर हम फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के अनुसार इनका वर्गीकरण करते हैं। तो किस किस के अनुसार? फिजिक्स के अनुसार, भौतिक विज्ञान के अंदर जो अध्याय आएंगे उनको हम देखते हैं कौन कौन से हैं। केमिस्ट्री के अनुसार, रसायन विज्ञान के जो अंदर अध्याय आएंगे उनको हम देखते हैं कौन कौन से हैं। और जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी में कौन कौन से लेसन्स आते हैं, चलिए हम उनको एक बार देखते हैं। साथ ही हम यह भी देखेंगे कि उन अध्यायों के अंदर मुख्य टॉपिक्स कौन कौन से हैं। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले केमिस्ट्री के अंदर आने वाले अध्यायों को, कि केमिस्ट्री में हम कौन कौन से अध्यायों का अध्ययन करने वाले हैं, कौन कौन से लेसन्स हैं जो केमिस्ट्री के अंदर आने वाले हैं। चलिए, केमिस्ट्री में सबसे पहले जो हमारे पास अध्याय आता है वह है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ, आसपास के पदार्थ, मैटर्स इन अवर सराउंडिंग। अगर इंग्लिश में देखेंगे तो वो रहेगा मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स। हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ कौन कौन से? बहुत सारे पदार्थ देखते हैं हम। बेंच देखते हैं, कुर्सी देखते हैं, वायु देखते हैं, जल देखते हैं, कपड़े देखते हैं, यहां तक कि पेन, पेंसिल, कॉपी देखते हैं, अपने दोस्तों को भी देखते हैं, यहां तक कि हम अगर और गहराई में जाना चाहे तो पत्थर है, बिल्डिंग है, पेड़ पौधे हैं, बहुत सारी चीजों को देखते हैं। ये कैसे हैं, कैसे बने हैं, यही हम इस अध्याय के अंदर अध्ययन करते हैं। हमारे आसपास के पदार्थ। इस अध्याय में हम ये जो पदार्थ हैं किस प्रकार के कणों से बने हुए हैं, उन कणों के गुण कौन कौन से हैं ये पढ़ेंगे। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं वो हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं। और साथ में इसमें हम एक प्रमुख जो प्रक्रिया है जिसको हम कहते हैं इवोपोरेशन, वाष्पीकरण, वह भी अध्ययन करते हैं। तो यह अध्याय हमारे आसपास के पदार्थों से संबंधित है। चलिए अब हम चलते हैं कि दूसरा अध्याय कौन सा आ जाता है हमारा केमिस्ट्री के अंदर, रसायन विज्ञान के अंदर। और दूसरा अध्याय है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। चलिए ये हमारे पास दूसरा अध्याय है, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है। यह हमारे अध्याय का नाम है जो दूसरे नंबर पे आएगा। इसका मतलब इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, कि जो मैटर, जो पदार्थ हम अपने आसपास देख रहे हैं क्या वो शुद्ध है, प्योर है। इस अध्याय के अंदर अध्ययन करने वाले हैं कि शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं, शुद्ध पदार्थ के मापदंड कौन से होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई पदार्थ शुद्ध है अथवा अशुद्ध है ना। इसके साथ हम इस अध्याय में पढ़ेंगे कि मिश्रण क्या होते हैं, जिनमें एक से ज्यादा अधिक पदार्थ मिले हो वो मिश्रण कहलाते हैं। इसके साथ ही पढ़ेंगे घोल क्या होते हैं, एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ के अंदर से अर्थात मिश्रण में से
एक पदार्थ को दूसरे पदार्थ से कैसे अलग कर सकते हैं, है ना। जैसे हमने पानी के अंदर स्याही को घोल दिया तो स्याही और पानी को कैसे अलग कर सकते हैं, हमने जल में चीनी को घोल दिया तो चीनी और जल को कैसे अलग कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे मेथड्स हम यहां पढ़ेंगे जो सेपरेटिंग मेथड्स हैं, अर्थात पृथक्करण विधि हम इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। अशुद्ध से शुद्ध कैसे प्राप्त करें यह हम पढ़ेंगे। इसके साथ ही इसी अध्याय में अंत में हम पढ़ेंगे भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। तो यह अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे आसपास से संबंधित है, जहां हम रहते हैं वहां से संबंधित है, उसके आसपास से संबंधित है। तो आप दोनों अध्यायों को बड़े ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम केमिस्ट्री के अंदर आने वाले तीसरे अध्याय को। तीसरा जो हमारा अध्याय है वो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको भविष्य में केमिस्ट्री पढ़ना है तो यह अध्याय बहुत आवश्यक है। अध्याय का नाम है परमाणु एवं अणु। आप लोगों ने सुना होगा परमाणु के बारे में, आप लोगों ने सुना होगा अणु के बारे में। परमाणु क्या होते हैं? परमाणु को बोलते हैं एटम्स एंड अणु को बोलते हैं मॉलिक्यूल्स। तो एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ये हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, परमाणु क्या होते हैं, परमाणु संरचना कैसी होती है, अर्थात परमाणु की बनावट कैसे होती है, किसी परमाणु के बारे में हमें कैसे पता चला, किन किन वैज्ञानिकों ने खोज की। केमिस्ट्री की शुरुआत ही इस अध्याय से होती है। अगर हमें केमिस्ट्री का ABC सीखना है तो इस अध्याय से शुरू करना होता है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। चलिए अब चलते हैं हम केमिस्ट्री के अंतिम अध्याय पर। केमिस्ट्री के अंदर आने वाला जो सबसे आखिरी अध्याय है, लेसन है, वह है परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। परमाणु की संरचना, परमाणु हमने पढ़ा कि क्या होता है, परमाणु की संरचना के बारे में जानना। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, परमाणु की संरचना अर्थात परमाणु कैसा होता है, परमाणु को देखें तो कैसा दिखाई देगा, परमाणु के अंदर कौन कौन से कण विद्यमान होते हैं। इसी अध्याय के अंदर परमाणु के कणों की खोज के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। जैसे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, थॉमसन का परमाणु मॉडल, थॉमसन ने बताया, जे थॉमसन, उन्होंने बताया कि परमाणु की संरचना कैसी होती है। उसके बाद जो है वो रदरफोर्ड का परमाणु का मॉडल, रदरफोर्ड ने बताया कि परमाणु कैसा होता है। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे कि विन्यास क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु का एक नंबर होता है, उसके अनुसार हम उसका विन्यास लिखते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था पढ़ते हैं। यह सब कुछ इस अध्याय के अंदर आने वाला है। तो कुल मिलाकर के हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर अर्थात रसायन विज्ञान में हमारे पास 4 अध्याय आ जाएंगे। पहला हमारे आसपास के पदार्थ, दूसरा जो है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है, तीसरा आ जाएगा परमाणु एवं अणु, और चौथा जो अध्याय होगा परमाणु की संरचना। यह सब हम केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। चलिए केमिस्ट्री के बाद हम देखते हैं कि हमारी जो एनसीईआरटी की बुक है कक्षा 9 के विज्ञान की, उसके अंदर फिजिक्स में कौन कौन से अध्याय आएंगे, फिजिक्स के अध्यायों के बारे में जानते हैं। भौतिक विज्ञान में आने वाले लेसन्स कौन कौन से हैं वो जानते हैं। चलिए फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान में आने वाले अध्याय देखिए। सबसे पहले हमारे पास जो पहला अध्याय होगा वह होगा गति, गति अर्थात मोशन। हम पहले अध्याय जो फिजिक्स के अंदर आएगा गति, उसमें किसका अध्ययन करेंगे, हम उसमें अध्ययन करेंगे गति क्या होती है, विस्थापन क्या होता है, दूरी क्या होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो दूरी को कैसे मापते हैं, दूरी
और गति से संबंधित कुछ नियम भी हम वहां पढ़ने वाले हैं। ये सब कुछ हमारा यहां गति वाले अध्याय के अंदर आ जाता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो दूसरा अध्याय होगा वह है बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम। बल तथा गति के नियम अर्थात लॉज ऑफ फोर्स एंड मोशन। लॉज ऑफ फोर्स एंड मोशन, बल तथा गति के नियम। इस अध्याय के अंदर हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे कि बल क्या होता है, किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसमें क्या परिवर्तन होता है, बल के लगाने पर किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होता है कि नहीं होता है, ये सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। साथ में ही हम यहां पर बल, फोर्स के कुछ समीकरण भी पढ़ेंगे, इक्वेशंस, जिन समीकरणों से हम आगे कुछ समस्याओं का भी हल करेंगे, जैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो होती हैं, है ना, उन सभी का हम यहां पर अध्ययन करेंगे। गति के नियम, गति हमने पहले अध्याय में पढ़ा। गति के कुछ नियम हैं जो न्यूटन ने दिए। न्यूटन की गति का पहला नियम, न्यूटन की गति का दूसरा नियम, है ना, जड़त्व का नियम, ये सब कुछ हम इस अध्याय के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो फिजिक्स के दोनों चैप्टर हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसी प्रकार से एक तीसरा अध्याय और भी इंपॉर्टेंट है, वह है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण अर्थात ग्रेविटेशन। आपने देखा है कि कोई भी वस्तु है हम छोड़ते हैं पृथ्वी की ओर गिरता है। आपने देखा है कि सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी है, दूसरे ग्रह हैं, वो चक्कर लगाते हैं। किसकी वजह से लगाते हैं? एक बल की वजह से लगाते हैं। वह बल कौन सा है? गुरुत्वाकर्षण बल है। इसी अध्याय में हम इन सब चीजों का अध्ययन करने वाले हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल कहां कहां लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल का सार्वत्रिक नियम भी हम इस अध्याय के अंदर पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण से संबंधित कुछ सवाल हैं, उनको भी हम यहां पर हल करेंगे। तो यह अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहां पर हम गुरुत्व बल के बारे में और फ्री फॉल, स्वतंत्र रूप से किसी वस्तु के गिरने पर कौन कौन से बल लगते हैं, वो सब पढ़ने वाले हैं। चलिए, तो ये जो अध्याय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद हम आते हैं फिजिक्स के अंदर चौथे अध्याय पर। चौथा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। चौथा अध्याय का नाम है कार्य एवं ऊर्जा। कार्य एवं ऊर्जा, वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी। कार्य क्या होता है? आप कब कहते हैं कि कार्य हुआ है? जब किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं और उसमें विस्थापन हो जाए तो हम कहते हैं कार्य हुआ है। कार्य के समीकरण अर्थात सूत्र हम यहां पर जानेंगे। 3 प्रकार के सूत्रों के बारे में हम जानेंगे जिनसे कार्य की गणना की जा सकती है। कार्य को जब हम कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद हमारे पास इस अध्याय के अंदर आएगा एनर्जी अर्थात ऊर्जा। और ऊर्जा में हम पढ़ेंगे ऊर्जा क्या होती है, ऊर्जा के विभिन्न रूप कौन कौन से हैं। बहुत सारे रूप होते हैं ऊर्जा के, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बहुत सारे टाइप की ऊर्जा होती है। उन ऊर्जाओं में से भी हम अध्ययन करेंगे 2 प्रकार की ऊर्जाओं का इस अध्याय के अंदर। वह है गतिज ऊर्जा और दूसरी है स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों के सूत्र और इन दोनों के कुछ सवालों को भी हम यहां पर हल करेंगे। इसके अलावा हम बाद में पढ़ेंगे इस अध्याय के अंदर लास्ट में
एक ऊर्जा को दूसरी ऊर्जा में कैसे रूपांतरित किया जाता है। फिर हम एक बहुत महत्वपूर्ण नियम इसके अंदर है और उस नियम का नाम है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उस लॉ के बारे में भी हम जानेंगे कि ऊर्जा जो होती है कभी नष्ट नहीं होती, हमेशा कांस्टेंट रहती है, स्थिर रहती है। इसको हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस अध्याय के अंदर अंत में आएगा, तो यह अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। और इस फिजिक्स के अंदर लास्ट जो हमारे पास लेसन रहेगा वह रहेगा ध्वनि। ध्वनि अर्थात साउंड। आप लोग बात करते हो, ध्वनि उत्पन्न होती है, कहीं म्यूजिक बज रहा है आपको कानों में सुनाई पड़ता है, कोई बातचीत चल रही है, शोरगुल हो रहा है, तब आप सुनते हैं। ये शोरगुल, बातचीत, म्यूजिक क्या है? ध्वनि। ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? ध्वनि है क्या? ध्वनि कौन सी तरंग है? ये सब इसी अध्याय के अंदर है। इसके अलावा इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं कि ध्वनि का संचरण कैसे होता है, ध्वनि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे चली जाती है। क्या हम ध्वनि को चांद पर सुन सकते हैं? हम किस प्रकार से कानों के द्वारा, हमारे कान की संरचना क्या है कि हमें ध्वनि सुनाई पड़ती है? ध्वनि के विभिन्न एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, तत्व कौन कौन से हैं, ये सभी तो इस अध्याय में है। तो ये पांचों के पांचों जो अध्याय है ना, एक से बढ़कर एक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हमारे पास जो फिजिक्स के अंदर आने वाले लेसन है, चाहे वो केमिस्ट्री के हो चाहे वो फिजिक्स के हो, हमारे दैनिक जीवन से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार से जो हमारे बायोलॉजी के अंदर आने वाले लेसन है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है, उनके बारे में भी हम अभी चर्चा करते हैं। पहले मैं एक बार आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमारे पास केमिस्ट्री के अंदर 4 अध्याय थे, यहां पर हमारे पास फिजिक्स के अंदर 5 अध्याय हैं, तो कुल 15 में से हमारे पास यहां पर 9 अध्याय हो चुके हैं। इसके बाद चलते हैं जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी में आने वाले लेसन्स की ओर कि बायोलॉजी में कौन कौन से लेसन आते हैं। चलिए देखते हैं। बायोलॉजी में जो सबसे पहला अध्याय है जीवन की मौलिक इकाई अर्थात फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे पास इसका नाम रहेगा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे जीवन की मौलिक इकाई, जीवन की मौलिक इकाई हमारा जीवन अर्थात हमारा शरीर। हमारे शरीर के अंदर क्या कुछ है, किससे बना हुआ है हमारा शरीर? अन्य जो जीव है उनका शरीर किससे बना हुआ है? एक छोटी सी इकाई से बना हुआ है। इकाई अर्थात यूनिट, स्मॉलेस्ट यूनिट। किसी भवन को बनाते हैं हम, बिल्डिंग को, तो उसको बनाने के लिए हम ईंटों का इस्तेमाल करते हैं, तो ईंट उस भवन की एक छोटी इकाई हुई। वैसे ही हमारे शरीर की इकाई कौन है? हमारे शरीर की इकाई होती है कोशिका अर्थात सेल। तो हम इस अध्याय के अंदर उसी सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। कोशिका क्या होती है, कोशिका के कौन कौन से भाग हैं, हर भाग का क्या कार्य है, और कोशिका का आकार कैसा होता है, कोशिका की आकृति कैसी होती है, कोशिका की कितनी संख्या हमारे अंदर होती है, क्या हमारे अंदर कोशिका और पौधों के अंदर जो कोशिका है अर्थात पादप कोशिका, क्या उनमें कोई अंतर होता है? यह सब कुछ हम इस अध्याय के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। इस लेसन में हम अध्ययन करेंगे सेल क्या है, सेल के पार्ट्स कौन कौन से हैं, ये सब कुछ, और उन पार्ट्स की डिटेल, कौन सा पार्ट क्या काम करता है, सारी हम इस अध्याय के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। दूसरा हमारे पास जो अध्याय आएगा बायोलॉजी के अंदर वह है उत्तक अर्थात टिश्यू। उत्तक क्या होता है? उत्तक कोशिकाओं के समूह को हम इस अध्याय में कोशिका के बारे में अध्ययन करते हैं। इस अध्याय के अंदर उन कोशिकाओं को अगर हम इकट्ठा कर दें और वो सारी कोशिकाएं इकट्ठा होकर के एक जैसा कार्य करने लगे तो उस कोशिकाओं के समूह को हम बोलते हैं उत्तक। और हमारे शरीर में तो बहुत सारे उत्तक हैं, हमारे ही नहीं पादपों अर्थात पौधों के अंदर भी बहुत सारे प्रकार के उत्तक हैं। वह उत्तक कैसे होते हैं,
उनकी संरचना कैसी होती है, उनके चित्र कैसे होते हैं, चित्रों की भी प्रैक्टिस करनी है आपने। इसमें कोशिका के अंदर भी कोशिका के चित्र की प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो पादप हो चाहे जंतु कोशिका हो, है ना। यहां पर भी उत्तकों के बारे में अध्ययन करेंगे। कौन सा उत्तक कहां मिलता है, कौन से उत्तक के क्या कार्य है, विभिन्न प्रकार के उत्तकों में किस प्रकार से आप अंतर करेंगे, सब कुछ इसी अध्याय के अंदर आएगा। पौधों और जंतुओं के अंदर पाए जाने वाले उत्तकों का अध्ययन इस अध्याय में हम करने वाले हैं। इसके बाद हम चलते तीसरे अध्याय की ओर। तीसरा जो अध्याय है वह है जीवों में विविधता। जीवों में विविधता अर्थात डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जीवों में विविधता। जीव हम अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के देखते हैं। कई छोटे से छोटा जीव है, सूक्ष्म जीव जो दिखाई भी नहीं दे रहा, कई इतने बड़े जीव हैं व्हेल मछली की तरह हजारों टन जिसमें वजन है। कई ऐसे पौधे देख रहे हैं जो बहुत छोटे हैं, कई इतने लंबे पेड़ देख रहे हैं हम कि बहुत लंबे हैं। तो ये विविधता है। इन्हीं विविधताओं के बारे में कि उन जीवों को हम विभिन्न उनके स्पीसीज, उनके वर्ग, उनके किंगडम के अनुसार हम उनको अलग अलग भागों में बांटेंगे। विभिन्न जीवों के गुण क्या क्या हैं, एक प्रजाति के कौन से गुण हैं, एक स्पीसीज के कौन से गुण हैं, किन गुणों के आधार पर उनको एक ग्रुप में रखा गया है, यह भी हम जानेंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने चौथे अध्याय की ओर। और चौथा अध्याय है हम बीमार क्यों होते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं अर्थात वाई डू वी फॉल इल। हम बीमार क्यों पड़ते हैं। स्वास्थ्य क्या है, बीमार क्या है, शारीरिक रूप से स्वस्थ है कि नहीं, कौन सी चीजों को देखेंगे। विभिन्न प्रकार की बीमारियां, हैजा, टाइफाइड, एड्स, मलेरिया, ये सब कुछ जो बीमारी है उनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और एक अच्छा स्वास्थ्य क्या है, कैसे बनाए रख सकते हैं, वह भी हम इस अध्याय के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। तो जो बच्चे अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और जो बच्चे स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं भी हैं, उन सभी बच्चों के लिए इस अध्याय को ध्यान से पढ़ना आवश्यक है। अगर आपने व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं, इसका कारण जान लिया और बीमारी कौन कौन सी है, किन वजहों से फैलती है, उनको कैसे रोका जा सकता है, कई बीमारियों के लक्षण इस अध्याय के अंदर दिए गए हैं, तो आप लोगों को यह जो अध्याय है सिखाएगा कि हम कैसे बीमारियों से बच सकते हैं। आपको यह अध्याय बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद हम आते हैं पांचवें अध्याय पर, और पांचवा हमारा अध्याय है प्राकृतिक संपदा। इस अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्रकृति में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की संपदा कौन कौन सी है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो प्रकृति ने हमें दी हैं, और उन सोर्सेज का हम कैसे ध्यान रखें, हम सोर्सेज को कैसे बचा के रखें ताकि हम लंबे समय तक यूज कर सकें। कौन कौन से रिसोर्सेज हमें नेचर ने दिए हैं। देखिए, मुख्य रूप से आप लोगों को भी पता है कि कौन कौन से नेचुरल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो हमारे लिए जरूरी है। सारे ही नेचुरल रिसोर्सेज जरूरी है, लेकिन मुख्य रूप से जो ज्यादा काम में आने वाले हैं जैसे वायु है, जल है ना, और भूमि है, ये तो ऐसे हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज हैं जो हमें प्रकृति ने दिए हैं, जिनकी हमें बहुत अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता है। और कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी हैं जैसे कोयला है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ये रिसोर्सेज हैं, इनका भी हमको ध्यान रखना है। तो इन सभी को हम कैसे बचा सकते हैं, ये सभी कैसे दूषित होते चले जा रहे हैं, दूषित होने से कैसे इनकी रक्षा करें कि लंबे टाइम तक हम इनका इस्तेमाल कर सकें, कौन कौन से हमारे क्रियाकलाप हैं जिनसे ये नष्ट होते चले जा रहे हैं,
इन सभी का हम प्राकृतिक संपदा के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। तो यह हमारे प्राकृतिक अर्थात हमारी प्रकृति के लिए इस अध्याय का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके बाद एक और अध्याय है लास्ट नंबर 6, वह है खाद्य संसाधनों में सुधार। खाद्य संसाधनों में सुधार। खाद्य संसाधनों में सुधार अर्थात इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस। खाद्य अर्थात खाने पीने की चीजें, जिसमें हम अनाज, फल, सब्जी, दूध, मीट, अंडे ये सब खाते हैं, है ना। खाने पीने के सामग्री को हम कैसे सुधार सकते हैं? हमें पता है जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है। जो जमीन कभी फसल उगाने के लिए उपयोग होती थी वो अब बिल्डिंग बनाने, इंडस्ट्री बनाने और विकास के कार्यों में उपयोग होती जा रही है। तो हमारे पास जिस जमीन पर हम कभी फसल उगाते थे वो आज फसल उगाने के लिए उपयोग नहीं हो रही है। वहां पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन चुकी है, वहां पर उद्योग धंधे लग चुके हैं। तो हमारे पास जो जमीन थी, जो भूमि थी फसल उगाने के लिए, वो कम होती चली जा रही है। हम कुछ जमीन को बढ़ा नहीं सकते खींचकर, जबकि जनसंख्या बढ़ रही है। जनसंख्या को क्या चाहिए? खाने पीने के लिए भोजन चाहिए और पहनने के लिए कपड़े चाहिए। अब जब जमीन ही कम होती चली जा रही है जहां पर फसल उगा सकते हैं, तो कैसे पूर्ति करेंगे? हम पूर्ति करेंगे उनमें सुधार करके। अच्छी वैरायटी की फसल, अच्छी वैरायटी के जीव जंतु, अच्छी वैरायटी के दूध देने वाले पशु, उनको हम डेवलप करें। अच्छी उन्नत विधियों के द्वारा हम कृषि करें, अच्छे बीजों का इस्तेमाल करें। इन सभी के बारे में हम इस अध्याय के अंदर पढ़ने वाले हैं कि खाद्य संसाधनों में हम सुधार कैसे कर सकते हैं। यहां पर इस अध्याय में हम जीवों के बारे में भी अध्ययन करेंगे। जीव जैसे, क्योंकि जीवों से, पशुओं से हमें मीट और दूध और बहुत सारे खाने पीने की जो सामान है, शहद, अंडे आदि मिलते हैं। तो इनको भी हमें सुधारना है। और कृषि हमारा है, कृषि के अंदर कैसे सुधार करेंगे? तो इस अध्याय में कृषि और पशुओं के और जीव जंतुओं के अंदर कैसे सुधार करें कि हमारे जो खाद्य संसाधन है उसकी कमी ना हो, सभी को खाद्य संसाधन उपलब्ध होती रहे। इसके लिए हमें उन्हें सुधार की आवश्यकता है। तो इस अध्याय के अंदर हम वही अध्ययन करने वाले हैं। इस प्रकार आपने देखा कि बायोलॉजी में 6 अध्याय कुल आएंगे जिनका हमें अध्ययन करना है। तो आज हमने देखा कि किस प्रकार से हमारे जो एनसीईआरटी की कक्षा 9 की विज्ञान की पुस्तक है उसमें कितने अध्याय हैं। उसमें 15 अध्याय हैं। 15 अध्यायों को हमने 3 वर्गों में बांटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अनुसार। फिजिक्स के अंदर हमने देखा 5 अध्याय थे, केमिस्ट्री के अंदर हमने देखा 4 अध्याय थे और बायोलॉजी में हमने देखा 6 अध्याय है। आपको पूरे वर्ष के दौरान इन सभी अध्यायों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। जब आपके अध्यापक इनको पढ़ाए तो आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। चाहे आपकी क्लास ऑनलाइन लगे, चाहे आपकी क्लास ऑफलाइन लगे, आपको बड़ा ध्यान देना है। आपको खुद की स्टडी भी करनी है, खुद की रीडिंग भी करनी है। इन अध्यायों को आप अध्यापक के पढ़ाने से पहले पढ़ के जाएं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा हरियाणा शिक्षा विभाग और एससीईआरटी गुरुग्राम जो है वो आपके लिए एजुसेट के माध्यम से बहुत सारे बढ़िया बढ़िया सामग्री लेकर के आ रहा है। आप उस सामग्री को भी अपने बिल्कुल जब आप खाली रहते हैं या बोर हो रहे होते हैं उस समय सुने, देखें, आपको अवश्य ही फायदा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी ने आज का लेक्चर अच्छे से सुना। थैंक यू।